हाँ, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो जैसा मैंने आपको पहले दिनों से डिस्कस किया है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहे, कोई भी लाइव सेशन नहीं हो पा रहे, इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और फिर आपका ये अपलोड होता है। इसमें थोड़ा समय लग जाता है और टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जैसे ही वो चीज़ जो टेक्निकल ग्लिच है वो दूर होगी वैसे ही जो है सेशन आपका लाइव शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो आज के टॉपिक्स देखते हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के समय में न्यूज़ में भी काफ़ी है। तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म आपके काफ़ी मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में कई जगह पे प्रश्न इस पर जो है वो बन सकते हैं। साथ में आईआर में भी कई प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं और भी कई प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, आर्गुमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी कन्वर्बिलिटी लॉ यूपी का है, मध्य प्रदेश में भी है। तो वो एक ये जो लॉज हैं इसके जो बेसिक आर्गुमेंट्स है वो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, प्रोविजंस तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कितने साल की सज़ा है और ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। बट कुछ आर्गुमेंट्स अच्छे दिए हुए हैं आज के मतलब आज का अगर आप सेशन मतलब आज का जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एडिटोरियल के अंदर ही, तो वो हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। एक कॉलम है उस पर। उसके बाद लॉ एंड ऑनलाइन एब्यूज़, ये भी अच्छा है, ये भी टॉपिक अच्छा बन जाता है जिसमें आपका जीएस पेपर 3 और 2 दोनों को लिंक किया जा रहा है ना। एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, दूसरा जो कई जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। तो ये पॉलिटी का टॉपिक IMAC, ये टॉपिक IR का भी हो सकता है और आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में भी आपका यहाँ प्रश्न बन सकता है। ये बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है, आत्मनिर्भर चाइना। ठीक है, ये थोड़ा आपसे मैं डिस्कस करूँगा। IR का टॉपिक है, इकोनॉमी सेक्शन में भी IR दोनों में ही आ सकता है। और आखिर में मेंस और छोटी छोटी न्यूज़ और भी हैं। ठीक है, तो हेडलाइंस टाइप है, वो इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। ये कोड याद रखना है, SP लाइव, ये कोड है आपका। इस कोड को आप इस्तेमाल करना है आपको। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और मेरे कोर्सेज तो आप कर ही सकते हो, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है, नया बैच आपका दिसंबर 5 से शुरू हो रहा है। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, 22 की तैयारी कर रहे हो, तो अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हो। बहुत एक अल्टीमेट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल का ले सकते हो। ठीक है, और यूज़ दिस कोड SP लाइव। काफ़ी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है और पूरे के पूरे क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर आपके हो जाते हैं। तो आपको बस उन चीज़ों को याद करना है और UPSC के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा साथ में ही। तो ये एक पूरा का पूरा ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आपके पास एक जो दूसरा बेटर ऑप्शन एक और आ जाता है, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी आपके लिए ओपन हो जाता है। तो एक तरफ आप इसमें इस ऑप्शन को IAS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और IFS में भी सेम सी चीज़ है, सेम सा सिलेबस है, तो भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको जाके UPSC ऑप्शनल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का, ये ध्यान में रखना है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटर अलग से असाइन होते हैं। तो आप UPSC GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, UPSC ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, या दोनों का ले सकते हो। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो दोनों चीज़ों का ले सकते हो। 2021-22 की तैयारी कर रहे हो, दोनों का एक साथ कंबाइंड अगर आप लेते हो तो उसमें आपकी दोनों चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। और फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पहले GS भी करो और अपने ऑप्शनल को भी प्लान कर पाओगे और अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, इस सेशन का जो PDF है, ये PDF आपका डेली डोज विद S.पांडे टेलीग्राम चैनल और SP करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये PDF, क्योंकि उसमें सिर्फ PDF है। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, दोनों में ही आपको ये अवेलेबल रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या, क्योंकि बच्चे आंसर भी अपना पोस्ट करते हैं तो काफ़ी सारे कमेंट आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ PDF जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। unacademy.com/@SPLive में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो पहला टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन टू कवर 30 करोड़ इंडियंस। तो ये आपका कहा गया है और इसमें मेनली प्रायोरिटीज़ में रहेंगे हेल्थ वर्कर और जो जैसे हेल्थ वर्कर है, पुलिसमैन है, डॉक्टर, तो ये सब प्रायोरिटी में रहेंगे। सो पहली जो फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन है वो टू कवर 30 करोड़ इंडियंस। अबाउट 30 करोड़ विल बी द पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ द ग्रेट टू गेट द COVID-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक की बात की जाए तो एक टर्म इस्तेमाल है इसके अंदर, दैट इज वैक्सीन नेशनलिज्म। ठीक है, ये टर्म इस्तेमाल है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज वैक्सीन नेशनलिज्म। और कई चीज़ें हैं। देखो क्या होता है
कि ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, इस वजह से काफ़ी अधिक जो एक प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कमा लें, जितना हो सके फ़ायदा उठा लें। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत डिपेंड करता है। किसी की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना इंडिविजुअल से लेके इंस्टीट्यूशन से लेके इंटरनेशनल लेवल तक देखने को मिलता है। अगर कभी आप जा रहे हो और रात के टाइम पे जा रहे हो, वहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला मिल गया, उसको पता है कि इसको और कोई सवारी नहीं मतलब और कोई नहीं मिलने वाला है, तो फिर जहाँ पे 50 रुपये लगना होगा तो वहाँ पे 200-300 चार्ज करेगा और आपको देना पड़ेगा। ये जो टेंडेंसी है, ये माइंडसेट की बात है, अमाउंट की बात नहीं है, ये टेंडेंसी है। तो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना एक इंडिविजुअल भी करता है, इंस्टीट्यूशन भी करता है और इंटरनेशनल लेवल भी करते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाती है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की वजह से जैसे अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसमें भी पॉसिबिलिटी आपकी होती है, अगर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दवाई में, वैक्सीन में कमाई जा सके, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। और कहीं ना कहीं ये मतलब कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट है वो अफेक्ट होगा, लोगों की हेल्थ जो है इससे काफ़ी अफेक्ट होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपके पास पैसा ही नहीं है तो जाके कैसे खरीदोगे, ये एक सोचने वाली बात आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी पर ही आपका आर्टिकल है। तो जो है अगर आप देखो तो कई तरीके के इसमें प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं, चाहे वो है ना मतलब चाहे वो जीएस पेपर 1 के अंदर भी ऐसे भी पर भी जो है फ्रेम हो सकता है, ऐसे पर फ्रेम हो सकता है, उसके बाद GS2 के अंदर भी आपका फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि हमें समझना है कि ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी की सिचुएशन है, ये एक ह्यूमन ट्रेजिडी है और ये इस ह्यूमन ट्रेजिडी में ग्लोबल सॉलिडारिटी बहुत ज़रूरी है। लोग साथ रहें, देश साथ रहें, बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेना, ये एक सोल्यूशन इसका नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलते हुए, तो ये एक आप कह सकते हो कि एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम इसको मान सकते हैं। सो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे बहुत से ऐसे जो ग्लोबल बिजनेस हो रही हैं या अलग अलग जो बिजनेस अगर नए जो डेवलप हो रहे हैं, वो ह्यूमन सफरिंग को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसा इसमें आपका हाईलाइट भी किया है। सो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस कहाँ पे है, टेक्नोलॉजीज को सेल करना अराउंड कोविड-19, जैसा डायग्नोस्टिक के ड्रग्स, वैक्सीन, ये सब चीज़ें। पहले कौन खरीदता था मास्क, कौन खरीदता था सैनिटाइज़र, मतलब सैनिटाइज़र तो अभी इतना पॉपुलर हो गया है ना, कि उसको एक तो सेलिब्रिटी स्टेटस आप कह सकते हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें क्यों, मतलब नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये क्यों हो रहा है? जो भी चीज़ें कोविड-19 लेड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड अगर आप देखते हो तो बहुत से जो कोविड लेड टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सी ये जो चीज़ें हैं इनका सेल लगातार आपका बढ़ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है या एंड ग्लोबल नेटवर्क फॉर पीपल शुड कम टुगेदर इन वन वॉइस, ये सबको साथ आना है। साथ में आके ऐसे अगर टेक्नोलॉजी का को बहुत ही उसकी अफोर्डेबिलिटी चैलेंज हो रही है, मतलब अफोर्डेबिलिटी पार्ट बहुत इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ज़रूरी ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में आके, चाहे वो ट्रेड एस्पेक्ट के लिए, चाहे WTO आ सकता है या यूनाइटेड नेशन को इसको रेगुलेट करना, लोगों को रेगुलेट करना, लोग जो है नेटवर्क ऑफ पीपल, उनको एक वॉइस में बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस हो उसमें इन एरियाज़ में सम इथिकल एस्पेक्ट को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो व्हेन द एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू बी नियरली 8 बिलियन पीपल, है ना, तो यहाँ पे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको वैक्सीन सप्लाई करनी है तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि अगर 8 बिलियन लोग हैं तो जिनके पास पैसा है, जिनके पास रिसोर्सेस है, सब सिर्फ वही जाके जितना हो सके और वो वैक्सीन, ड्रग्स जो है वो ले लें और बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो पीछे रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर आप देखो तो कई सारे प्रयास करने की ज़रूरत है ना। जैसे जैसे कई प्रकार के जो एग्रीमेंट्स हैं, द एडवांस परचेज एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं आपका जो है वो साइन कर लिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे कई सारी जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने ऑलरेडी कंपनीज के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अगर जब आप वैक्सीन बनाओगे तो सबसे पहले इतने मिलियन डोजेज आप हमें दोगे। ठीक है, तो ये टर्म भी इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, ऐसे अप्रोच को उसे कहा जाता है वैक्सीन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, ये वैक्सीन नेशनलिज्म भी तेजी से
आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, वैक्सीन नेशनलिज्म भी तेजी से बढ़ा है क्योंकि देश जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देश तुरंत पहले से एग्रीमेंट साइन किया कि कंपनीज को, क्योंकि और कंपनीज भी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनको ये पता है कि ठीक है हम अगर वैक्सीन बना रहे हैं, रिसर्च में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमारा तुरंत जो है इसको हम डोजेस प्रोवाइड करेंगे और इस देश से हमें इतना पैसा आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है उनके मन में भी चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट है। लेकिन फिर जो देश पीछे रह जाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इसमें मतलब उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो वहाँ पे इसको डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसके लिए प्रयास भी किया गया है, जैसे एक कोवैक्स पार्टनरशिप है, ये आप याद रखो, कोवैक्स पार्टनरशिप एक अच्छा इनोवेटिव स्टेप है। तो कोवैक्स की अगर आप बात करोगे, ये क्या है कि जितने भी लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने लोग हैं वो कोविड वैक्सीन को एक्सेस कर सके, ठीक है, कितना उनका क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे शुड बी एबल टू एक्सेस कोविड-19 वैक्सीन। पहला इनिशियल एम क्या है कि 2 बिलियन डोजेस जो है अवेलेबल बाय द एंड ऑफ 2021, 2021 की बात करोगे, सो 2 बिलियन जो डोजेस हैं, 2 बिलियन डोजेस अवेलेबल रहे बाय 2021, उनको ना ये इतना डोजेज अवेलेबल रहे, और है ना, तो जो भी वनरेबल पीपल हैं उन तक इतना डोजेज अवेलेबल हो, और भी जितनी भी डोजेज हैं वो अवेलेबल रहें फर्दर। और इसके लिए कई सारे, जैसे जावी है, CEPI है, कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन पार्टनरशिप वर्क कर रही हैं विद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे कि वैक्सीन आपकी मैन्युफैक्चर हो सके। ठीक है, तो ये एक एंगल दिया गया। दूसरा कहा गया कि जब आप वैक्सीन की बात करते हो तो वैक्सीन को आप डिक्लेयर कर दो पब्लिक गुड के रूप में। ठीक है, जब आप पब्लिक गुड के रूप में किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हो कि है ना पब्लिक गुड है, तो उसमें गवर्नमेंट का से भी काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इसमें एक रोल प्ले कर सकती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है उसको रिड्यूस कर सकती है। जैसे पहले सैनिटाइजर इतना महंगा बिक रहा था, फिर अगर आप उसको एसेंशियल कमोडिटी में डाल देते हो तो उसके प्राइस को आप रिड्यूस कर सकते हो कि इतना, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता है। तो उससे क्या है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बाय कर सकते हैं, और फिर प्राइस को ऐसा नहीं इंक्रीज किया जाए कि छोटी सी चीज़ है और उसको इतना महंगा महंगा बेच के लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सब कदम उठाना जरूरी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर इसको पब्लिक गुड डिक्लेयर कर दिया जाए वैक्सीन को, तो उसका डेवलपमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई, ये सब चीज़ें मतलब देखी जा सकती हैं, और ये बिलोंग भी करेंगी टू द पब्लिक। ठीक है, तो ये एंगल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि कई सारी, जैसे पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन 2001, द WTO मैंडेट प्रोविजन फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। देखो, एक टर्म भी इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, इसमें ऐसा होता है, जैसे इसमें ऐसा होता है कि एक कोई भी कंपनी है, ठीक है, सपोज करो कोई कंपनी है, वो भारत में आती है, भारत में आने के बाद वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई दवा बनाती है और वो बहुत महंगा बेच रही है, और वो देश को लगता है कि ये दवा जरूरी है और ये बहुत महंगी है, तो देश उस दवा के जो फार्मूला है उसको किसी जेनरिक कंपनी के साथ शेयर करेगा, और वो कंपनी, जो जेनरिक कंपनी है, वो उस दवा को कम रेट में, कम मतलब जो प्रोड्यूस करेगी और बहुत ही कम मार्जिन में सेल करेगी, जिससे कि लोगों की हेल्थ, अब सपोज करो कि कोई दवा है, उसकी कीमत एक डोज जो है 2000 रुपीज़ है, तो अगर पूरे महीने का खर्चा उसमें लाखों रुपए आ रहा है, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको ब्रांडिंग और अपने पैसे ज़्यादा कमाने के उसमें काफ़ी महंगे रेट में बेचा जाता है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है, तो फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू वो जो दवा प्रोड्यूस हो रही है उसका फॉर्मूला किसी कंपनी को दे दी जाती है, जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में उसको प्रोड्यूस करती है, मतलब सेम दवा बनती है बट विदाउट एनी ब्रांड और एंड ऑल, इसलिए उसका प्राइस मान लो पहले जो 2000 था, अब हो सकता है वो 20 रुपये हो, और फिर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये नॉर्म्स भी प्रोवाइडेड हैं। ट्रिप्स, जो आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके अंदर ये इंक्लूडेड भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज एन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय द नेशनल गवर्नमेंट बिटवीन द विलिंग बायर एंड द अनविलिंग सेलर। तो यहाँ पे इससे पहले भी अगर आप एक केस देखोगे तो मार्च 9, 2012 के अंदर नाटको फार्मा हैदराबाद जो है उसको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था, है ना, अगेंस्ट द विल ऑफ ओनर बायर, जर्मनी की जो मैन्युफैक्चर कंपनी थी, मैन्युफैक्चर ये है ना, लाइफ सेविंग एंटी कैंसर ड्रग फॉर किडनी एंड लीवर ट्यूमर, जो ये दवा थी, तो इसका ये प्राइस बहुत महंगी थी। उसके बाद जैसे ही ये दवा
बनाने की लाइसेंस नाटको फार्मा हैदराबाद को दिया गया तो प्राइस रिड्यूस बाय 97%। 100 रुपये की चीज़ अब 3 रुपये में मिल रही थी, तो इसको फिर कोर्ट में भी ले जाया गया, बट ये लीगली पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या इसमें हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ है। देखो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें सबके अपने अपने ओपिनियन है। आप अगर जाओगे, कोई इसको फेवर करेगा, कोई इसके अगेंस्ट में जाना है। तो हम जब आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा बायसनेस दोनों तरफ ही नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, दोनों एंगल्स को आपको लेके जाना। तो दोनों एंगल्स आप कैसे लोगे? एक तरफ आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे कि क्यों जरूरी है, और एक तरफ आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे जो कि संवैधानिक एंगल से हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना है, बैलेंस बना के, और फिर आपको अपने आंसर को लिखना है। और जब आप स्टैंड लेते हो तो हमेशा से संवैधानिक जो पॉइंट है उसकी तरफ आपको ज़्यादा इंक्लाइन होना है, ना कि मतलब ऐसा इमोशनल और उस तरीके से आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब आप लिखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, आपका जो इंक्लिनेशन होना चाहिए वो उधर ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ के प्रोविजंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, जैसे यूपी है और आई थिंक एमपी भी लेकर आया इससे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें जैसे बहुत ही आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो कि ऐसे जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लाइफ है इंडिविजुअल की और उसकी बिलीफ है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं या उसको वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है उसको भी एक कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। दूसरा कहा गया है कि जैसे इसमें प्रिजन है 1 to 5 ईयर्स का इन जनरल, 3 to 5 ईयर्स अगर कन्वर्जन इन्वॉल्विंग वुमेन, SC/ST मेंबर्स एंड पॉसिबल 3 to 10 ईयर जेल अगर मास कन्वर्जन होता है, मतलब अगर कन्वर्जन किया जा रहा है। देखो कन्वर्जन की बात अगर देखो, संविधान आपको ये राइट देता है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो या किसी को एल्योर नहीं कर सकते हो, मतलब उसको लालच देके कि तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ तो इतना तुम्हें पैसा मिलेगा, इतना ऐसे होगा, है ना। या फिर मैरिज के तुम्हें अगर मैरिज करनी है तो तुम्हें ये रिलीजन अपनाना पड़ेगा। तो किसी एल्योरमेंट के नाम पे कन्वर्जन नहीं हो सकता। अगर वो कन्वर्जन इस फॉर्म में होता है तो वहाँ पे फिर सर्टेन प्रोविजंस इस लॉ के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल अगर वो मैरिज करते हैं तो वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। वो इंडिविजुअल हैं जो कि उनके खुद के राइट्स हैं और उस राइट्स के बेसिस में 2 एडल्ट्स हैं और उनके राइट्स हैं, उस राइट्स को वो प्रैक्टिस अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस रिलीजन का है, वो उस रिलीजन का है, इस वजह से उन्होंने मैरिज कर ली। ठीक है, तो वहाँ वो रिलीजन की बात है ही नहीं, वहाँ पे 2 इंडिविजुअल की बात है और संविधान उनको ये राइट देता है कि वो मैरिज अपनी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरा एंगल और आ जाता है। दूसरा एंगल क्या आ जाता है कि अगर ये जो मैरिज है या एक एल्योरमेंट के रूप में जो है वो अगर इस्तेमाल हो रही है और उसमें फोर्सफुल कन्वर्जन अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर ये लॉ आ जाता है। तो 2 एंगल है, 2 बातें हैं, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एक एंगल है। दूसरी चीज़ है कि अगर देखा जाए कि अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा स्टैनिस Laws 1977, Supreme Court had held that right to propagate a religion did not include the right to conversion। जब आप बात करते हो कि अगर अपने रिलीजन को आप प्रोपोगेट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्वर्जन को प्रमोट करो और उसके लिए डिफरेंट मीन्स और मैकेनिज्म वो आप इस्तेमाल करते हो। तो ये कोर्ट ने इस चीज़ को बात कही है, तो ये आर्गूमेंट आप कह सकते हो। फिर कहा एक और एंगल है राइट टू प्राइवेसी जजमेंट एंड द सफीन जहान हादिया केस 2018, इट वुड बी नो मोर कॉन्स्टिट्यूशनल टू यूज मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर प्रोहिबिटिंग कन्वर्जन एज इट इन्वॉल्व्स द राइट्स ऑफ प्राइवेसी, चॉइस एंड मैरिटल फ्रीडम। तो यहाँ पे कहा गया कि हम जो है मैरिज को एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते। मतलब जब आप कन्वर्जन की बात करते हो तो कन्वर्जन में आप ये नहीं इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे हमारे देश में ऐसा एक मतलब एक चलता है कि जैसे अगर मैरिज होती है तो मैरिज में जैसे जो मेल पार्टनर है उसका जो सरनेम होता है वो फिर आगे बढ़ता है। ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एक कन्वेंशन के रूप में चल रहा है, नॉर्म्स के रूप में चल रहा है। तो इसी तरीके से जो मेल पार्टनर का रिलीजन भी होगा और अगर उसको जो फीमेल पार्टनर है उसको ऑप्ट कर लेती है तो इसको हम एक कन्वर्जन के रूप में नहीं ले सकते, ये ऐसा कोर्ट ने कहा है। ठीक है, और इसको ये जो मैरिज है इसको
कन्वर्जन के एक प्रोहिबिटरी ग्राउंड के रूप में भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो देखो, जब आप ओपिनियन कोई देते हो ऐसे टॉपिक्स पर, तो आपको कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करना चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपका बायसनेस चाहे किधर भी हो, चाहे बहुत ज़्यादा उधर सोच रहे हो, कभी इधर, दो एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रखने हैं, ठीक है। दोनों को जब आप इन टॉपिक्स पर आंसर लिखते हो तो कोर्ट के जजमेंट सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका आंसर चेक कर रहा है उनका व्यू क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। बट जब आप कोर्ट के ऐसे व्यूज़ को कोट करते हो तो आपको इससे मतलब स्कोर मार्क्स अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आर टफर लॉज द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज। तो ऑनलाइन अब्यूज के ऊपर है, केरला अपना एक लॉ लेकर आया था, उसके प्रोविजंस हमने डिटेल में डिस्कस किए, उसके सर्टेन एस्पेक्ट भी हम लोगों ने बहुत हमने समझा और डिस्कस भी किया है। सो अभी यहाँ पे ये जो टॉपिक है दो चीज़ों को ये कंबाइन कर रहा है। अगर आप ध्यान दो, एक तरफ आपका पॉलिटी का टॉपिक है, लॉ की बात करोगे, और एक तरफ आज के समय में जो ये साइबर जो वर्ल्ड है, या आप कह सकते हो कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और उस वजह से भी जो ये लगातार इस्तेमाल हो रहा है उसमें कई तरीके के चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट है। अब इसमें देखो, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, जो इसमें कहा गया है कि क्या हमें सेपरेट लॉ हर चीज़ के लिए लाना जरूरी है क्या। जैसे केरला एक लॉ लेकर आया, उस मतलब ऑर्डिनेंस लाया, फिर जो केरला पुलिस एक्ट है उसमें आई थिंक 118A सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, और उस सेक्शन के तहत अगर कोई भी ऐसा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई ऐसा पोस्टर डालता है जो कि आपके यू कैन से कि इंटिमिडेट या किसी को डिफेम करने का ऐसा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसमें कुछ सज़ा भी बताई गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि आप इसके लिए सेपरेट लॉ लेकर आ रहे हो। अब सेपरेट लॉ लेकर आ रहे हो तो ठीक है, क्या स्टेट ऐसा लॉ लेकर आ सकता है? तो बिल्कुल लेकर आ सकता है। जब क्रिमिनल जस्टिस की बात आती है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए अगर कोई लॉ अगर स्टेट लाना चाहता है तो बिल्कुल ला सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि ऑलरेडी आपके पास आईपीसी के अंदर ये मतलब प्रोविजंस हैं। कोई भी ऑब्सीन, डिफेमेटरी ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ पे आईपीसी के अंदर प्रोविजन है जिसके तहत सजा मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो या डिजिटली इनेबल्ड स्टॉकिंग हो, हेट स्पीच हो, कोई भी ऐसा है तो इसके खिलाफ आईपीसी में भी प्रोविजन है। दूसरा ये है कि आपके पास आईटी एक्ट 2000 भी है जो कि पनिश करता है ऐसी स्पीच दैट इज ऑब्सीन। आईटी एक्ट ऑल्सो प्लेसेस ऑब्लिगेशन ऑन द इंटरमीडिएटरीज, जहाँ पे इंटरमीडिएटरीज जो हैव द ड्यूटी हैव यू कैन से ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस, दे हैव टू टेक डाउन कंटेंट बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज हो गए, जैसे आप पोस्ट कर रहे हो और कोई देख रहा है, बीच में कौन है? प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक प्लेटफॉर्म हो गया, ट्विटर प्लेटफॉर्म हो गया, तो वो इंटरमीडिएटरीज हो गया। तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर सरकार और कोर्ट कहती है कि ये कंटेंट आपको रिमूव करना है तो उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, केरला की बात करें, उसके अलावा छत्तीसगढ़ भी एक लॉ लेकर आया है ना। उसने अपने क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल हरेसमेंट ऑनलाइन अगर किया जाता है तो इसको भी क्रिमिनलाइज किया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो भी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे कहा गया कि आप ऐसे अलग अलग जो है अगर इतने सारे लॉ लेकर आओगे तो ये एक तो इनकंसिस्टेंसी लेकर आएगा। दूसरा ये कहा गया कि जरूरी ये है कि जो ऑलरेडी लॉज आपके हैं उन लॉज को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, और इसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप रिफॉर्म करो, ठीक है, उसको रिफॉर्म करो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एंगल आपका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑल द स्टेट्स जो हैं दे कैन मेक क्रिमिनल लॉ, और यू हैव अ वैराइटीज ऑफ लॉ, मतलब अलग अलग अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लॉ अगर लेकर आते हैं तो वहाँ पे इट विल ब्रिंग इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरा कहा गया कि जो स्टेट्स लॉ लेकर आते हैं तो वो उतना अधिक अटेंशन नहीं कैप्चर करते। अगर सेंट्रल सेम सा लॉ लेकर आए तो उस पर ज़्यादा डिबेट आपका हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि जैसे श्रेया सिंघल केस था उसमें 66A जो था, 66A जो आईटी एक्ट का है उसको हटाया गया था। साथ में केरला पुलिस एक्ट के अंदर जो आपका 118D है इस सेक्शन को भी हटाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 118D को कहा गया कि इट इज़ वेगली वर्डेड एंड ओवरबोर्ड एंड अडॉप्टेड अ सिमिलर एनालिसिस टू 66A। तो सिमिलर वैसा ही था, तो इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो इस वजह से इस दोनों को ही हटाया गया। तो अब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो ऑलरेडी लॉज हैं उन लॉज को इस्तेमाल करके सही से वो इम्प्लीमेंट हो। ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए हो जाता है। अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आपको प्रॉपरली जो है प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट तो करना ही है। रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वहाँ रिफॉर्म भी कर सकते हैं, और जो इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके प्रति जो अवेयरनेस है और जो इथिकल एस्पेक्ट है वो भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, उसको भी लोग एक्सेप्ट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहाँ पे क्या हर साल ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कभी जो है फिर 5 साल में आपका, ये 4 साल, जब जैसी सरकार गिरती है या अपना टेन्योर पूरा करती है आपका, फिर सेंट्रल लेवल का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन जो है वो हमेशा होता है। अब जब इलेक्शन होता है तो आपको ये समझना है कि इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो आपकी सेपरेट नहीं है। वो क्या करती है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शनरीज हैं उनका वो इस्तेमाल करती है, ये ध्यान में रखना है। तो क्या है कि जब इलेक्शन प्रोसीजर चलता है, महीने भर चला, 1.5 महीने चला, तो पूरा की पूरी जो मशीनरी है उस स्टेट की, या फिर अगर सेंट्रल लेवल का इलेक्शन है तो डिफरेंट स्टेट्स की जो मशीनरी है वो एक काम के लिए लग जाती है, जो कि आप कह सकते हो कि इलेक्शन कराने में, उसको कंडक्ट कराने में लग जाती है। इवन स्कूल टीचर्स भी उस पर लगे रहते हैं, ठीक है, स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर्स वो भी लगे। तो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो कि जैसे टीचर की टीचिंग है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उनको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं, तो वो जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते और इलेक्शन में लगे रहते हैं। तो एक तो यह आर्गूमेंट आप ले सकते हो। दूसरा ये ले सकते हो कि जो अगेंस्ट आप कह सकते हो कि अगर सपोज करो कि एक इलेक्शन होता है, एक टाइम पे सपोज करो एक इलेक्शन आपने कंडक्ट किया और उसमें आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि लोग वोट कर सकते हैं, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बटन दबाई और अपना वोट जो है स्टेट में अगर जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है तो वहाँ के लिए भी वो उसी के लिए फिर वोटिंग वो कर सकते हैं। बट वो सेम दिन ही जब वो वोटिंग कर रहे हैं दोनों के लिए काउंट हो जाए, ठीक है। इसके लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरे देश के लिए। अब यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आएगा कि लोग एक वोटर लिस्ट आप प्रिपेयर करते हो, वो माइग्रेट करके जाता है, तो वहाँ भी ये है कि अगर वो माइग्रेट करके भी जाता है, कहीं भी रहता है, तो वो वोट डालेगा अगर, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो वोट कहीं भी जाके डाल भी सकता है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक चैलेंज क्या आएगा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इससे उनका जो एक बेस है, पॉलिटिकल बेस है, वो काफ़ी खतरे में आ सकता है। क्योंकि जब रीजनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं तो रीजनल इश्यूज आते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करती हैं, तो उस पर उनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि उनका जो प्रेजेंस है वो आपका रहता है। लेकिन सडनली अगर ये जैसे सपोज करो अभी कोई जो सेंट्रल लेवल पॉलिटिकल लीडर है, तो वो पॉलिटिकल लीडर अगर प्रेजेंट है तो पूरा पब्लिक का जो परसेप्शन है वो उन्हीं की तरफ डायरेक्टेड होगा, और फिर चाहे वो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों जगह पे ही एक ही लीडर को देख के लोग वोट करना शुरू कर देंगे, लोकल इश्यूज को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये इससे क्या है कि जो हमारा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है वो अफेक्ट हो सकता है। तो आपकी मशीनरी और अफेक्टिव हो सके वो अलग बात है, आप बेटर उसका यूटिलाइज करो, बहुत पैसा भी बचेगा, खर्चा भी बहुत होता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो ये एक एंगल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं IMAC, ठीक है, IMAC। देखो यहाँ पे इसको ध्यान में रखने के लिए आप ये ऐसे डायग्राम भी ध्यान रखो। जैसे मान लो सपोज करो ये इंडिया है और इंडिया से यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी 200 नॉटिकल माइल तक हमारा जुरिडिक्शन होता है, और इसके बियॉन्ड हाई सी इलाके होते हैं, ठीक है, हाई सी इलाके आपके होते हैं। और ये जो हाई सी इलाके हैं, अब यहाँ से दूसरी जो बोट्स हैं, मतलब जो शिप्स हैं वो पास हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग जो शिप्स हैं वो आपकी पास हो सकती हैं। अब हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 26/11 में भी कहा गया कि वो समुद्र के रास्ते आए थे, जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, तो कौन सी बोट प्रेजेंट है, शिप प्रेजेंट है, कौन सी बोट कहाँ से निकल रही है, ऐसे हजारों जो शिप्स, बोट्स, ये सब आपकी जितनी भी प्रेजेंट होती है, तो उसको जो डेटा है वो डेटा एक जगह आए, ठीक है। तो वो एक ये सेंटर क्रिएट किया गया है IMAC, जिससे क्या एक बेटर डिसीजन मेकिंग ली जा सके। कहीं थ्रेट लगता है तो फिर वो तुरंत आगे इन्फॉर्म किया जा सके। अगर आपने फ्रेगमेंटेड अप्रोच में कि कोस्ट गार्ड यहाँ देख रही है, वो वहाँ देख रहा है, नेवी यहाँ देख रही है, सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी एयर ट्रैफिक होती है, इसी तरीके से शिप की पूरी ट्रैफिक पूरी यहाँ पे IMAC के अंदर मतलब वहाँ सारी जानकारी होती है, जो कि गुरुग्राम में आपका लोकेटेड है। तो इससे हम बेटर अपना जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर पाते हैं, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी उस पर भी हम, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर भी हम वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC इसको कहते हैं। ये नोडल एजेंसी है फॉर मैरीटाइम डेटा फ्यूजन
मैरीटाइम जो डेटा अलग है, जो समुद्र से रिलेटेड जो डेटा है मेनली शिप और इन सब से रिलेटेड, वो एक ही जगह आपका आता है, ठीक है। तो ये 26/11 के बाद आपका सेटअप की गई थी। अब इसका नेशनल नाम रखा गया है, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर भी इसको अब कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक चेंज किया जा रहा है। सो 2004 IMC बिकेम ऑपरेशनल इन 2014 में ऑपरेशनल हुई। 450 करोड़ रुपीज इस पर खर्चा हुए। गुरुग्राम में ये लोकेटेड है और एक नोडल सेंटर है, कमांड नेशनल कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, जो अलग टू लिंक द ऑपरेशनल सेंटर्स, अलग है जो डिफरेंट सेंटर्स काम कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनके बीच का भी आप कह सकते हो कि लिंक के रूप में ये काम करती है। IMC जो है अलग अलग जो वेसल्स हैं उनको ट्रैक करना, हाई सी रीजन मैंने आपको बताया कहाँ पे लोकेटेड है। सो जो भी जैसे कोस्टल रडार में जो डेटा आ रहा है, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, ठीक है। वाइट शिपिंग क्या होती है, जैसे ये एक तरीके की वाइट शिपिंग जब आप बोलते हो तो जो नॉन मिलिट्री कमर्शियल वेसल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडेंटिटी एंड मूवमेंट ऑफ द नॉन मिलिट्री कमर्शियल वेसल्स। तो वाइट शिपिंग यही होती है। तो नॉन मिलिट्री, एक तो आपकी आर्म्स वो शिप्स होती हैं आर्म फोर्सेस की, नेवी की और ये सब की, और जो नॉन कमर्शियल वेसल्स होती हैं वो आपकी वाइट शिपिंग के अंदर आती हैं, और उसमें उनकी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी शेयर करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितना भी डेटा जनरेट होता है कोस्टल रडार से, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट से, जितने भी ये डेटा जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं शिप्स में, सारा का सारा डेटा आपका IMAC में ही जाता है, ठीक है। एक जगह पे जाएगा तो आप फिर देख सकते हो कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, ये सब चीज़ें। उसके बाद इससे ट्रांसपेरेंसी ऑन मैरीटाइम ट्रैफिक ऑन हाई सी, नेवी हैड बीन ऑथराइज टू कंक्लूड वाइट शिपिंग एग्रीमेंट विद 36 कंट्रीज। तो कई सारे जो कंट्रीज हैं उनके साथ वाइट शिपिंग एग्रीमेंट हम लोग साइन कर रहे हैं, और इससे ये जो IMAC है इसका एक अच्छा रोल है, बेटर इंपॉर्टेंट रोल भी है ऑन मैरीटाइम ट्रैफिक, है ना, मैरीटाइम ट्रैफिक को मैनेजमेंट में, ठीक है। मैरीटाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो आप बच्चे लाइव देख रहे हैं तो सेशन जो है आप लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर से करना है, ठीक है। और नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने कहा कि इस सेशन का जो PDF है, PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जाना है, SP करंट अफेयर्स, ठीक है। सिर्फ इसमें PDF ही है। आंसर सेंड करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो है डेली डोज विथ S.पांडे, डेली डोज विथ S.पांडे। ये आपका आंसर आपको अपना सेंड करना है, और आपको PDF इस सेशन का वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट रहते हैं तो आप मुझसे मैसेज करके PDF मांगते रहते हो, तो यहाँ पे खाली PDF है, पूरे 4 महीने के PDF है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है ना। सो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट चाइना की बात की गई है, और यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल है ड्यूअल सर्कुलेशन, ठीक है, ड्यूअल सर्कुलेशन। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक अलग ही एंगल दिया गया है। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी में भी, IR में, दोनों जगह पे है। तो हम आत्मनिर्भर भारत की तो बात करते हैं, आत्मनिर्भर चाइना की तरफ, चाइना भी आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है। अब देखो चाइना की बात करोगे तो कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो चाइना है, चाइना बेसिकली कई चीज़ें फेस कर रहा है। जैसे USA के साथ ट्रेड वॉर है, हो सकता है जो लीडरशिप चेंज हुई है उससे और कुछ चेंज आपको देखने को मिले, ठीक है, जो अप्रोच है USA का चाइना के प्रति। बट फिलहाल एक एंगल जो है वो है ट्रेड वॉर। चाइना को ये लगता है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी डेवलप्ड देश उसके खिलाफ उन्होंने अपनाई है। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो देश हैं, जैसे आप एग्जांपल लो, चाइना का ही मतलब चाइना की एग्जांपल लो, तो वो मैन्युफैक्चर बेस्ड इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करती है, मेनली डेवलप्ड देशों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो जो एक्सपोर्ट करती है, चाहे यूरोप में या USA जैसे देशों में, तो वहाँ एक्सपोर्ट करती है। तो अब उसकी इकोनॉमी भी इसी वजह से तेज़ी से ग्रो की है। अब वो जो देश है वो अगर बैरियर्स लगा दे, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दे, टैक्स लगा दे या लिमिट कर दे कि हम इतना ही चाइनीज़ प्रोडक्ट लेंगे, तो चाइनीज़ की इकोनॉमी से काफ़ी हैम्पर होगी। तो इससे क्या है, इसलिए क्या है, तो चाइना ने कहा कि हम क्या करेंगे कि जो इंटरनल डिमांड है, चाइना की जो इंटरनल डिमांड, मतलब चाइना के अंदर जो आपकी यू कैन से जो चाइना है,
चाइना के विद इन इकोनॉमी की जब आप बात करते हो तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे अगर हमारे देश में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको उसको बेचना है तभी फायदा होगा, या तो आप किसी बाहरी देश को बेच सकते हो जिसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, या फिर आप अपने लोगों को बेच सकते हो। दो तरीके की चीज़ है, दोनों में फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ने कहा कि हमें अपने इंटरनल डिमांड पर भी फोकस करना है, ठीक है। जो इंटरनल डिमांड है, मतलब जो चाइनीज हैं वो भी चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदें, इस पर भी हमें फोकस करना है। और साथ में हमें अपने जो मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब उनका जो प्रेजेंस है डिफरेंट इकोनॉमीज में, वो भी इंक्रीज करना है। तो जब इंटरनल डिमांड को आपको वर्क करना है तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो और अधिक सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव करें, ठीक है। सो ये एक एंगल है। दूसरा कहा गया कि जो देश हैं कोविड-19 के बाद से उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि जो अपनी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर सप्लाई चेन से रिलेटेड, क्योंकि हर प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो आपका चाइना से ही आ रहा है और चाइना से डर है कि वो इस चीज़ का फायदा उठा सकता है। देयर कैन बी ए केस ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन अगर पॉसिबल होती है, अगर वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन अगर मतलब पॉसिबल होता है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, तो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन से कई सारे देशों का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। जैसे अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इससे रिलेटेड एपीआई और एक्सीपिएंट जो इस दवा को दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो अगर चाइना से आ रहा है मैक्सिमम और चाइना ने कह दिया हम आपको नहीं देंगे, तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अधिक नुकसान होगी और ये कह दे कि तभी हम देंगे जब आप ये हमारा काम करोगे। तो ये क्या, इसे हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो जो सप्लाई चेन है इसका वेपनाइजेशन भी चाइना ने किया और इस डर से बहुत सारे देश जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो रिड्यूस कर रहे हैं और प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अपना रहे हैं, और इस वजह से चाइना जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल इट एज डुअल सर्कुलेशन। डुअल सर्कुलेशन में एक तरफ वो अपने इंटरनल इकोनॉमी पर वर्क कर रहा है ना, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहा है, और साथ में जो जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लीट इंटरनल डिमांड सिस्टम वो क्रिएट कर रहा है, और साथ में जो एक्सटर्नल एरियाज़ हैं कि कैसे जो एक्सटर्नल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट और इन सब में उस पर भी अपना अलग अलग जो है स्टेप्स आपका ले रहा है। तो डुअल सर्कुलेशन, एक तरफ इंटरनल और दूसरी तरफ एक्सटर्नल, इसलिए इसको डुअल सर्कुलेशन कहा जा रहा है। दूसरा कहा गया कि ऑप्टिमाइज एंड स्टेबलाइज प्रोडक्शन चेन, जो प्रोडक्शन चेन है उसको और स्टेबल करना। जो की डिफरेंस है हमारे सेल्फ रिलायंस में और चाइना के सेल्फ रिलायंस में ये कहा गया, तो वो चाइना की बात की जाए तो चाइना बड़े बड़े जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसका पार्ट बन रहा है, चाहे वो एक आरसीईपी की बात करो और चाहे दूसरा जो एक एग्जांपल आपका दिया है वो है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो आरसीईपी से इंडिया माइनस हो गया और इससे यूएसए माइनस हो गया, बट चाइना दोनों में ही प्रेजेंस अपना शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट हैज टेकन ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शन आंध्र प्रदेश। तो ये पॉलिटी वाले सेक्शन में आप एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलिटी सेक्शन में आप एज अ एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी वाले सेक्शन में एज अ एग्जाम्पल के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो वहाँ का हाई कोर्ट है वो एक वर्चुअल लॉ मेकर के रूप में काम कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा है। इवन जो गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन है उसकी भी रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट मांग रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो इंटरफेरेंस है, जो एक इंटरफेरेंस है कोर्ट्स का एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में, वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हो रहा है, खासतौर से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे एक टेंशन भी चल रही है आंध्र प्रदेश सरकार और वहाँ के हाई कोर्ट के बीच में, उसको मैंने पहले के सेशंस में डिस्कस किया। तो इस एग्जांपल को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, निवर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ओनली कैन नॉट एंड ऑनलाइन एब्यूज। इसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स में, ठीक है। 10 मार्क्स में आपको डिस्कस करना है। अपने आंसर जो है टेलीग्राम चैनल डेली डोज विथ s.पांडे, और इस सेशन का पीडीएफ के लिए आपको SP करंट अफेयर्स में जाके वो डाउनलोड करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल के लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।